चलो आयनिक इक्विलिब्रियम में देखो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, एसिड बेस थ्योरी। बहुत इजी टॉपिक है और एसिड बेस थ्योरी को समझाने के लिए कम से कम 3 साइंटिस्ट लोगों ने काफी ज्यादा एफर्ट डाला। सबसे फर्स्ट आपके पास कौन है, अरेनियस कंसेप्ट। ठीक है, अरेनियस का क्या कंसेप्ट था, लुईस बेसिस सॉरी एसिड बेस थ्योरी के ऊपर। सेकंड आपके पास साइंटिस्ट है जिनका नाम है ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी, और थर्ड आपके पास है लुईस एसिड बेस थ्योरी, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग में काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले अरेनियस के बारे में। अरेनियस एसिड बेस थ्योरी क्या होता है, तो देखिए ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन किया गया है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर सॉल्यूशन। अरहेनियस थ्योरी के अगर ऊपर बात करोगे तो इनका थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन एक पर सॉल्यूशन के अंदर ही है। एक मिनट बच्चों थोड़ा म्यूट कर लो सब लोग। अरहेनियस एसिड बेस्ड जो आपके पास थ्योरी है वो पूरी तरीके से बेस्ड किस पर है, एक्वा सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें होता क्या है ना कि आपके पास जनरली एसिड उसको कहा गया है जो कि H प्लस आयन प्रोड्यूस करे एक्वा सॉल्यूशन में, और बेस उसको कहा गया है जो OH माइनस प्रोड्यूस करे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मेरे पास HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है। इसको जैसे वाटर में डिसोसिएट करोगे, वाटर के अंदर डालोगे तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, और जो भी H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उसको कहा गया वो एसिड है अरहेनियस के अकॉर्डिंग। और बेस कौन सा होगा, तो सॉरी एक मिनट, अरहेनियस तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, वो भी एसिड होता है। और बेसिसिटी देखो कैसे फाइंड करते हैं, बेसिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ जितने H प्लस आयन होंगे उसके वो बेसिसिटी कहलाते हैं। जैसे सपोज कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि HCl की बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी मतलब बेस समझ के मत आंसर दे देना किसके अंदर तो एक भी OH नहीं है। बेसिसिटी का मतलब होता है H प्लस आयन, यानी कि HCl में 1H प्लस आयन होंगे, H2SO4 चेक करोगे तो 2H प्लस आयन होंगे, मतलब उसकी बेसिसिटी आपके पास 2 हो जाएगी। अगर HNO3 है तो 1 ही होगा, H2SO4 में 2 हो गया, एसिटिक एसिड में कितना H प्लस निकलेगा, तो 1। लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड है जो कि आपको देखने से तो लगेगा कि हाँ यहाँ पर H इतना है तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में उसके आंसर उतने होते नहीं है। एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट आपके पास है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अगर हम पूछ दें कि H3PO4 के अंदर बेसिसिटी क्या है, तो देखने से तो लग रहा है कि आपके पास H3PO4 है तो 100% 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3H प्लस निकलना चाहिए यहाँ से, और 3H प्लस निकलेगा तो बेसिसिटी इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर फास्फोरस एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H3PO3, तो इसमें भी हाइड्रोजन 3 ही है तो यहाँ पर भी 3H प्लस। और लास्ट में आपके पास है हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसमें फॉर्मूला में भी H3PO2 है। तो क्या लग रहा है कि तीनों जगह से आपके पास H प्लस का नंबर सेम ही होगा? नहीं, अगर आपके पास H3PO4 होता है तो वहां पर बेसिसिटी जो आता है वो 3 आता है। 3 कैसे आता है, अगर इसको जानना चाहते हो तो देखो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ कर लो। H3PO4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना थोड़ा इजी है। इसमें क्या करते हैं कि पहले फास्फोरस आप लेते हैं, फास्फोरस को रख लो और फास्फोरस को सबसे पहला वर्क करो कि डबल बॉन्ड O के साथ उसको कनेक्ट कर दो, सबसे फर्स्ट काम यही करो। सेकंड स्टेप बाकी जितने आपके पास ऑक्सीजन है उसको पेयर में लगा दो OH के साथ, ऑक्सीजन जो बच गए उसको हाइड्रोजन के साथ पेयर में लगा दो। और हाइड्रोजन वही डोनेट किए जा सकते हैं एक वो सॉल्यूशन में जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट हो, क्योंकि वहीं से H प्लस का निकलना इजी होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और H प्लस को निकलना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से 3 H प्लस डोनेट किए जा सकते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर जो आपके पास H प्लस है यानी कि बेसिसिटी है वो नंबर ऑफ 3 हो जाएगा। अगर H3PO3 चेक करोगे तो स्ट्रक्चर तो पहले वैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले P डबल बॉन्ड ऊपर डाल दो, फिर आपके पास 3 ऑक्सीजन था जिसमें से 1 निकल चुका है और आपको बाकी बचे ऑक्सीजन के साथ पेयर बनाना है H के साथ। OH OH 2 ही बना पाओगे कि 3 ही ऑक्सीजन ही है आपके पास है, लेकिन हाइड्रोजन भी तो 3 है तो एक H को आपको सिंगल रखना पड़ेगा इस बार। तो बताओ तो इसमें कितने H प्लस डोनेट होंगे? 2 मैम 2 मैम सिर्फ 2 ही डोनेट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ वाले H तो डोनेट होगा नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा हाई नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। यहाँ से H को वो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ अपनी तरफ नहीं ले सकता फॉस्फोरस, इसलिए यहाँ से H बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही H प्लस आयन मिल पाते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी सिर्फ 2 होती है। और बात करोगे अगर H3PO2 के अंदर, तो फिर से फास्फोरस बनाओ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओ, 2 ऑक्सीजन था ही आपके पास, एक ऑलरेडी निकल चुका है, एक ही ऑक्सीजन बचा है, तो आपने सिर्फ एक ही पेयर बना पाएंगे और बाकी सब सिंगल सिंगल हाइड्रोजन होगा आपके पास। तो इसमें सिर्फ 1 है।
तो ध्यान रखना है कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तीनों तो एसिड है, तीनों में आपको H दिख रहा है, नंबर ऑफ एटम H एटम सेम ही है, लेकिन बेसिसिटी यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो बेस के बारे में क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि जितने OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डोनेट किए जा सकते हैं उसको बोलते हैं बेसिस। और यहीं पर सेम बात करते हैं एसिडिटी का मतलब। तो एसिडिटी का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस किए जाएंगे, एक बेस जितने नंबर ऑफ OH माइनस को प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं एसिडिटी। नाम थोड़ा देखना उल्टा पुल्टा एकदम, एसिडिटी मतलब एसिड नहीं होता है, वो बेस के लिए यूज करते हैं। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, और नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिख देते हैं रिड्यूसिंग वाला मान। तो सेम यहाँ काम वो भी होता है। अगर मान लो मेरे पास NaOH एक बेस है, तो NaOH बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो OH माइनस ब्रेक करेगा, और एसिडिटी चेक करोगे तो OH माइनस का नंबर 1 है, इसलिए एसिडिटी यहाँ पर 1 पुट करेंगे। सेम एग्जांपल KOH के लिए भी होगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चेक करोगे तो यहाँ पर 3 निकल के आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चेक करोगे तो 2 आएगा। तो ये इजी चीज है, ये तो सबको मालूम है। फिर कह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन H प्लस आयन एग्जिस्ट। अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको देखो कैसे लिख सकते हो, H प्लस आयन को या तो आप H प्लस एक्वस लिख दो, H प्लस एक्वन का मतलब हो गया कि आपने एक्वस H प्लस फॉर्म में लिख दिया, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है हाइड्रोनियम आयन लिख दो। ये दोनों एक ही चीज है, कुछ नया डिफरेंस नहीं है, दोनों में एक ही चीज दोनों होगा। तो याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी H प्लस अगर एक्वस में प्रेजेंट है तो उसको H प्लस लिख दो, या हाइड्रोनियम आयन लिख दो, या अगर ये दोनों भी लिखने का मन नहीं है तो ऐसे लिख दो H प्लस H2O भी लिख दो। ये तीनों चीज एक ही है, डिफरेंस नहीं है तीनों में। और याद रखो कि जनरली जो आपके पास फॉर्मूला होता है हाइड्रोनियम आयन का, वो होता है, यहाँ पर हम लिख चुके हैं H प्लस और H2O का X होल X। ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है, जिसमें X की वैल्यू, यानी ये जो X है, X की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन देखो, एक बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाइड्रोनियम आयन। इसमें 4 आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, पूछा जा रहा है कौन हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका जस्ट फॉर्मूला भी आपको ऊपर दिख रहा होगा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलो चेक कर ले रहे हैं हम लोग। एक तो H प्लस आपके पास हो गया, 7H है, इसका मतलब है कि यहाँ पर X की वैल्यू 3 पुट करके देख रहे हैं। X की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे H2O के अंदर, तो 3 2 जा 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन यहाँ से, और 1 50, यानी कि H प्लस 7 हो जाएगा। और 3, चलो वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन पे मैच कर गया आपके पास। बाकी मैच करके देख लो, कोई मैच नहीं करेगा। तो ये अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होता है वो कंसेप्ट था, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। सबसे पहले हम लोग छोटे क्लास में यही स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लेकिन वो सारी चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि चेक किया जाए कि उनके अकॉर्डिंग जो H प्लस डोनेट करेगा वही एसिड है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज हम लोग आज भी जानते हैं कि एसिड, ऐसे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, उसको भी एसिड बोलते हैं। तब तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा बहुत सारा कंपाउंड होगा जिसके अंदर H प्लस नहीं, लेकिन फिर भी वो एसिड जैसा नेचर शो करते हैं। तो इसलिए अर्हेनियस थ्योरी को 100% एक क्या बोले सक्सेसफुल थ्योरी नहीं माना गया, क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन स्टार्टिंग चूंकि यही किए थे और बहुत सी इनकी बातें सही भी थी, तो इसलिए इनको अभी भी याद रखा जाता है। अब देखो ब्रॉन्स्टेड लॉ थ्योरी क्या इनका। तो ब्रॉन्स्टेड ने हमें ये बताया थे कि दो सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस आयन और H प्लस डोनर इज कॉल्ड एसिड। यानी वैसे कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन को डोनेट कर सकते हो, और H प्लस आयन को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि H प्लस में तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ही खत्म हो चुका है, H प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही था, वो देकर गायब हो गया, तो H प्लस को प्रोटॉन्स भी कहा जाता है। तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि H प्लस जो डोनेट करे, या शॉर्ट में जो प्रोटॉन डोनेट करे, तो प्रोटॉन डोनर को हम लोग बोलते हैं एसिड बोलते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। प्रोटॉन डोनर एसिड, यानी H प्लस जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देके समझा रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास बेस है, सॉरी HCl है, HCl आपके पास एसिड है, तो एसिड को आपने क्या किया, वाटर के अंदर डाल दिया, और वाटर के अंदर डालने के बाद क्या हुआ, H3O प्लस बना, Cl माइनस बना। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि HCl एक एसिड है या नहीं है? तो ये तो देखिए अर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया है, लेकिन इनका देखो क्या कहना था। H प्लस ने यहाँ पर देखो तो HCl ने क्या किया है, अपने H प्लस को डोनेट किया है इस वाटर को, और हाइड्रोनियम आयन ने बनाया है। तो बोल सकते हैं कि सिंस HCl ने अपने H प्लस को डोनेट किया,
तो जो H प्लस को जो डोनेट करेगा उसी को तो एसिड बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपके पास HCl एक एसिड है क्योंकि वही अपना H प्लस वाटर को डोनेट किया हुआ है। अगर हम बात करेंगे एसिटिक एसिड वाटर के साथ तो बनता है, देखिए पर आप हाइड्रोनियम आयन बनता है और एसिटेट आयन बनता है। तो यहाँ पर क्या किया है कि एसिटिक एसिड ने अपना एक H प्लस, इसको देख के बोल सकते हैं ना कि यहाँ से एक H प्लस बाहर निकला है, तो एसिटिक एसिड ने अपना एक H प्लस को डोनेट किया, वाटर को दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपके पास जो एसिटिक एसिड होगा वो एक एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन देखो मेरे पास अगर अमोनिया है, अमोनिया से इसको देखो, अगर ये रिएक्शन बनाया तो ये इस तरीके से कुछ आया, तो ये तो अपना H प्लस को डोनेट नहीं किया, इतना तो समझ में हमें आ गया। इसने क्या किया है, तो उल्टा यहाँ से H प्लस लिया है। NH3 तो पहले से ही था लेकिन प्रोडक्ट में NH4 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है। तो अमोनिया ने सिंस H प्लस को एक्सेप्ट किया हुआ है इसलिए अमोनिया एक बेस होगा। अरहेनियस के अकॉर्डिंग इस बात को, अरहेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता था क्योंकि अमोनिया के अंदर तो कोई OH है ही नहीं, तो कहां से फिर बेस होगा। लेकिन यहाँ पर इसको बेस कहते क्यों है, क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट करता है इसलिए वो क्या होता है, बेस होता है। देखो कार्बोनेट आयन, क्या ये एसिड है या बेस है, तो कार्बोनेट को आयन को जैसे वाटर के अंदर डाला गया तो उसने क्या किया कि हाइड्रोकार्बोनेट आयन बना लिया। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का मतलब उसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो H प्लस को सिंस यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया इसलिए ये बेस की तरफ वर्क करेगा। तो ये H प्लस का डोनर, H प्लस का एक्सेप्टर, ये सब पूरा बात चलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के ऊपर होता है। अब देखो यहाँ पर एक नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, आओ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है कि द स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एसिड, यानी कि वैसे स्पीसी जो H प्लस निकलने के बाद बनते हो। जैसे आपके पास अगर एसिड है, एसिड से H प्लस को आप निकाल देंगे, जो भी बचेंगे उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एसिड है HCl और आपने क्या किया कि एसिड से H प्लस को डोनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, H प्लस को मान लो मैंने बाहर निकाल दिया तो मेरे पास बचा सिर्फ Cl माइनस, तो Cl जो माइनस होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। HNO3 आपके पास एसिड है, ये मत सोचना है कि एसिड है तो H निकला है तो कॉन्जुगेट एसिड क्यों नहीं बना, यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही तो चल रहा है। एसिडिटी का मतलब बेस लेके चल रहा है, बेसिटी का मतलब एसिड लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं, इसका मतलब H प्लस को निकालना है, यहाँ पे भी उल्टा ही चलेगा, सब उल्टा है तो सीधा कैसे हो सकता है। HCl के अंदर क्या किया गया, H प्लस को निकालने गए, H प्लस को निकालने के बाद जो भी स्पीसी बचेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, और कॉन्जुगेट एसिड कहोगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, मान लो कि मेरे पास H2SO4 है, तो H2SO4 के अंदर आपने H प्लस को अगर रिमूव किया तो HSO4 जो माइनस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो HSO4 माइनस है, या छोड़िए SO4 के ऊपर 2 माइनस है, ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक H प्लस निकालोगे तो HSO4 माइनस बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनेगा, और हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो आपके पास होगा वो कॉन्जुगेट बेस सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, जबकि जो सल्फेट आयन जो आपके पास होगा वो कॉन्जुगेट बेस किसका होगा, यहां से होगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट आयन का कॉन्जुगेट बेस होगा सल्फेट आयन, ना कि सल्फेट आयन कॉन्जुगेट बेस आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का होगा। इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर है। अब देखो कंजुगेट एसिड किसे कहेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि द स्पीसी फॉर्म्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 H प्लस आयन टू ए बेस। वही जस्ट इसका अपोजिट कंजुगेट एसिड पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर बेस का डिफिनेशन डाल दिया गया, H प्लस आयन को जितने को एक्सेप्ट करोगे उसको कंजुगेट एसिड कहा जाता है। जैसे आपके पास अमोनिया है, अमोनिया ने क्या करता है, 1 H प्लस को एक्सेप्ट करता है, तो 1 H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना वो NH4 प्लस, तो NH4 प्लस होगा वो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड होगा। PH3 फॉस्फीन है, H प्लस को उसने एक्सेप्ट किया, फॉस्फाइड सॉरी PH4 प्लस आयन बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। यानी कि H प्लस को जो एक्सेप्ट करेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, और जो H प्लस को डोनेट करेगा, जो स्पीसी उसके बाद बनेगा, वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। और नोट याद रखो एक चीज और इसके अंदर, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है और ऑलवेज अपोजिट इन नेचर, ये हमेशा नेचर में अपोजिट होता है। देखो नेचर में अपोजिट बोलने का मतलब क्या है, जैसे सपोज कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या करोगे, H निकालोगे तो Cl माइनस बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनता है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनता है, याद रखिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर आपके पास H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो इसका जो सल्फेट आयन है, जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, वो भी एक वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तो यहाँ पे जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जैसे सपोज कि मेरे पास वाटर है, NH3 है, और रिएक्शन में ये बन गया, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर अगर मुझे पहचानना होगा कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, तो कैसे पहचानोगे इसको देख के? मान लो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें पूछेंगे बताओ कि एग्जांपल में कौन सा कॉन्जुगेट एसिड, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। तो HCl को चेक करो, HCl ने क्या किया, एक H+ को डोनेट किया हुआ है, और एक H+ को डोनेट किया है, तो ये क्या हो गया उसके पास, तो ये एसिड हो गया। और H+ को डोनेट करने के बाद ये H3 बना हुआ है, तो जो H+ को एक्सेप्ट किया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, कॉन्जुगेट पूछ रहे हैं। और जो आपके पास Cl- है, और Cl- को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। यानी कि जिससे H+ निकला है वो कॉन्जुगेट बेस है, और जो H+ इसमें एक्सेप्ट हुआ है वो कॉन्जुगेट एसिड है। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर भी अगर मुझे मालूम करने के लिए पड़े इस रिएक्शन के अंदर कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, मान लो ये रिएक्शन आपको करने के लिए दे दिया गया, और फाइंड आउट करना होगा कौन सा इसमें कॉन्जुगेट एसिड, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। तो सिंस यहाँ पर क्या बोलोगे, अमोनिया ने एक H+ को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो एक H+ को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, conjugate acid, एसिड होगा। और यहाँ से H+ बाहर निकला हुआ है, तो H+ बाहर निकलने के बाद जो स्पीसी बनता है वो क्या हो जाएगा, conjugate base, तो सेम इसको भी पहचानना होता है और ये भी। तो एग्जांपल उसी तरीके से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग पहचान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एम्फीप्रोटिक स्पीसी क्या होता है। एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक ये दोनों अलग अलग चीज है, एक ही चीज नहीं है। तो पहले समझते हैं कि एम्फीप्रोटिक स्पीसी क्या होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि दो स्पीसी व्हिच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H+ आयन। वैसी स्पीसी जो डोनेट भी करना चाहिए H+ और H+ एक्सेप्ट भी कर सके, दोनों काम कर सकती है अगर, तो उस तरह की स्पीसी को हम लोग बोलेंगे एम्फीप्रोटिक स्पीसी। जैसे जैसे मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन क्या एक एम्फीप्रोटिक स्पीसी हो सकती है, चेक करना हमें। तो देखो ये चाहेगा तो H+ को एक्सेप्ट करके H2SO4 में भी कन्वर्ट हो सकता है, और इसके पास अभी भी एक H है, ये चाहेगा तो H+ डोनेट भी कर सकता है। तो सिंस इसके पास दोनों काम कर सकता है, यहाँ पर H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये H- को डोनेट भी कर सकता है, ये दोनों वर्क कर सकता है एक साथ। तो इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ आपके पास जो HSO4 है वो एक एम्फीप्रोटिक स्पीसी हो सकता है। अब देखो जैसे मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, क्या ये एम्फीप्रोटिक स्पीसी हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो H+ को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बना लेगा, और H+ को यहाँ पर डोनेट करने के लिए भी इसके पास है, तो कार्बोनेट आयन में फॉर्म कर सकता है। तो ये दोनों काम कर सकता है, तो इसलिए आपके पास एम्फीप्रोटिक स्पीसी हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर एम्फीप्रोटिक स्पीसी है या नहीं है। मुझे ये चेक करना है, H2PO4 के ऊपर एक माइनस है, तो हाइड्रोजन तो इसके पास ऑलरेडी है, तो ये H+ को डोनेट कर सकता है, और माइनस है तो इसका मतलब है एक H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है ये। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन में है। H3PO3 देखो, तो H3PO3 आपके पास होगा, तो पहले इसको क्या कर लो, पहले इसको आयन में ब्रेक कर लो। H3PO3 का पहले कौन सा स्पीसी बनेगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो H3PO3 से स्पीसी कौन सा बनेगा, एक H+ को पहले निकाल दो, तो H2PO3 के ऊपर एक माइनस बनेगा। देखो आपके पास स्पीसी जनरली ये दिए रहेंगे, H2PO3 क्या H+ को एक्सेप्ट कर सकता है? यस मैम, कर क्या यहाँ सकते से हैं। H+ को डोनेट कर सकता है? हाँ, तो इसके पास दो H है, आसानी से डोनेट कर सकता है। फिर देखो कि अगर मान लो मेरे पास स्पीसी अगर है HPO3 के ऊपर एक माइनस, और यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि H+ को निकाल दिया गया, यानी कि आपसे क्वेश्चन में दे दिया गया फॉस्फाइड दे दिया गया और ऊपर एक माइनस है, तो क्या फॉस्फाइड आयन के अंदर H+ को एक्सेप्ट किया जा सकता है? yes ma'am, यस मैम, लेकिन यहाँ पर फॉस्फाइड आयन के अंदर H+ को डोनेट करने के लिए कुछ नहीं है, नहीं, तो याद रखना इसके अंदर फॉस्फाइड आयन होगा वो एम्फीप्रोटिक नहीं होगा।
तो इसलिए क्वेश्चन को देख के, स्पीसी को देख के पकड़ना होगा उसके अंदर कि किसके अंदर पहले से H प्लस है या नहीं है, वो H प्लस को लूज कर सकता है और गेन कर सकता है कि नहीं। जो दोनों ही काम कर सकता है उसी को एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, अदरवाइज उसको नहीं कहा जा सकता होगा। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एम्फीप्रोटिक तो तुम लोग देख लिए, एम्फोटेरिक में देखो क्या होता है। ऐसे 10 बार ଆସିବ ତାକୁ କଣ କହୁଛି ନା एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वैसे स्पीसी जो एसिड से भी रिएक्ट कर सके और बेस से भी रिएक्ट कर सके। तो एक ऐसी स्पीसी जो एसिड से भी रिएक्शन करता हो, बेस से भी रिएक्शन करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। और एम्फीप्रोटिक अलग चीज है, जो H प्लस आयन और H प्लस आयन को डोनेट भी करे और एक्सेप्ट भी करे। तो यहाँ पर देखो ये जो आपके पास जिंक ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। अब देखो एक होता है सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन में याद रखना कि वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल आपके पास होता है जो कि आप वाटर को छोड़ दीजिएगा ऐसे भी तो वो खुद से कुछ ना कुछ उसके पार्ट आयोनाइज होते रहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वाटर एक सेल्फ आयोनाइजेशन। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वाटर के अंदर देखोगे तो एक H प्लस इसको दे देगा तो ये OH माइनस में कन्वर्ट हो गया और वाटर खुद H3O फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं H प्लस एक्वस के फॉर्म में ये वाटर हो गया और OH माइनस एक्वस के फॉर्म में वाटर हो गया। यानी कि वाटर अपने आप कुछ ना कुछ पार्ट टूटते रहता है H प्लस और OH माइनस के अंदर। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट नहीं रहता, उसका अमाउंट बहुत कम रहता है, बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट करता है ये। तो चलो कुछ तुम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग को ये पहचानना है कि इसके अंदर कौन सा इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। आपको तुरंत एग्जांपल दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट है HF। क्वेश्चन सुन लो क्या है, व्हाट विल बी कंजुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड। इसमें कंजुगेट बेस कौन सा होगा? मैम F माइनस है। माइनस मैम। वेरी गुड। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस का मतलब होगा कि यहाँ पर आपके पास जो हाँ वैसे स्पीसी जिसको H प्लस निकालने के जो बात बनेगा यानी F माइनस हो जाएगा। फिर देखो H2SO4। H2SO4 का बताना है कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। HSO4 माइनस। और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का CO3 माइनस। ठीक है। NH2 के ऊपर एक माइनस है। क्वेश्चन ये आपके पास है, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फ्लोइंग ब्रॉन्स्टेड बेस। ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH3 वेरी गुड, क्योंकि जो सिर्फ NH3 क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ये, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो NH3 बन जाएगा, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा NH3। अगर सपोज कि मेरे पास NH3 है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? H2 minus NH4 प्लस। ये आपके पास पहले बताओ कि अमोनिया एक बेस है, तो अमोनिया एक कैसा बेस है? कॉन्जुगेट सॉरी एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो ब्रॉन्स्टेड बेस के अनुसार उसको हमको बनाना है कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड तो तब बनेगा जब वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस को जब एक्सेप्ट कराओगे तो NH4 के ऊपर एक प्लस आ जाएगा। फॉर्मेट आयन, तो इसका देखो तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? मैम फॉर्मिक एसिड। करना कुछ नहीं, H प्लस को एक्सेप्ट करा दो बस, तो HCOOH आपके पास हो जाएगा। तो ये ब्रॉन्स्टेड जो भी आपके पास लॉरी जो थे, ये भी एसिड बेस के ऊपर ही बात करते हैं। इनका बस यही कहना था कि जो H प्लस यानी जो प्रोटॉन डोनर होगा उसको एसिड कहेंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा उसको बेस कहेंगे, और बहुत सारी चीजें वो इसी के ऊपर एक्सप्लेन किए थे। तो अब देखो एक नए साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लुइस। लुइस सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जो अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो H प्लस ना लेता था ना देता था, लेकिन फिर भी वो एसिड बेस का नेचर शो करता था। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए लुइस एसिड काम करते हैं। लुइस एसिड बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब लुइस एसिड लुइस जो थ्योरी एसिड बेस जो थ्योरी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि एसिड किसको कहेंगे। तो एसिड हम लोग उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो।
जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टर हो उसको लुईस एसिड कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वही उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इनका दो डिफिनेशन है, या तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा, ये दोनों को लुईस एसिड कहते हैं। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, डिटेल में इसके बारे में बताए थे। जैसे कि एग्जांपल में दिए थे हम लोग BF3 एक आपके पास लुईस एसिड है। एसिड क्यों है ये? क्योंकि बोरोन चेक करोगे तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो 5 इसने क्या किया हुआ है, आउटर मोस्ट में उसके सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और 3 उसने फ्लोरीन के साथ क्या किया, बॉन्ड बना के रखा होगा। तो इसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम तो 6 इलेक्ट्रॉन आ पाए, 8 तो इसके पास आया ही नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है अपने ऑर्बिट के अंदर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की चूंकि इच्छा रखता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं कि लुईस एसिड है। तो बाकी कोई भी कंडीशन इसको हम लोग लुईस एसिड नहीं बोल सकते, ना आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार बोल सकते हैं, ना ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अनुसार बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि लुईस एसिड के ये इसलिए इसको बोल सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, या पे इलेक्ट्रॉन लेने की पावर इसके पास है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये सब चीजें पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लुईस एसिड क्या होती है, लुईस बेस क्या होती है, तो इसके ऊपर बात नहीं करते। चलो एक नया टॉपिक दिखाते हैं इसके जस्ट बाद, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक देखो, डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। आपके पास अगर वीक एसिड है और अगर वीक बेस है तब। तो पहले एक याद रखना कि ऑस्टवाल्ड एक आपके पास साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया था कि हम लोग तो ऐसे जनरली जानते थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर के अंदर 100% आयोनाइज हो जाएगा, ये समझ में सबको आता है। लेकिन एक वीक एसिड है, वीक एसिड तो वाटर के अंदर 100% आयोनाइज नहीं होता है, वो तो कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट ऐसे ही रह जाएगा। तो आपके पास जो ऑस्टवाल्ड जो डाइल्यूशन लाते वो ये बताए थे कि अगर आपके पास कोई वीक एसिड है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो आप कंप्लीटली इसको डाइल्यूशन करते हैं, उसको कंप्लीटली डाइल्यूट करते जाओ, तो ये आपके पास वीक एसिड भी एक दिन स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बन जाएगा? तो लगातार डाइल्यूशन करने से क्या होता है कि H+ आयन टोटल ब्रेक हो जाते हैं। तो ये चीज क्या किया, तो एक्सपेरिमेंट प्रूव भी किए थे, वो सिर्फ बोले नहीं थे, इस चीज को प्रूव भी किए हुए थे। तो देखो, मान लो कि मेरे पास कोई एक वीक एसिड है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो H+ एक्वस के फॉर्म में मिला, और A- उसका आपके पास कॉन्जुगेट बेस होगा उसका। सपोज इतना आपके पास है, और हम लोग मान लेते हैं इनिशियली अगर मानेंगे अगर टाइम 0 रहा होगा, तो सपोज कि मेरे पास HA का जो भी एसिड का जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा उसको C मान लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर H+ और A- तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर कुछ पार्ट डिसोसिएट हो गए होंगे आपके, क्योंकि जानते हो वीक एसिड है तो कुछ पार्ट ही टूटेंगे, बाकी सब पार्ट तो वहां टूटने वाले नहीं है। तो कुछ पार्ट टूट गए, कुछ पार्ट में हम लोग मान लेते हैं कि C पार्ट थे, तो C के अल्फा पार्ट टूट गए। तो C अल्फा टूट गया तो जाहिर सी बात है ये कितना बचा होगा, तो C में से C अल्फा माइनस कर लोगे, ये कितना फॉर्म होगा। तो देख सकते हैं कि हम लोग HA से एक मॉलिक्यूल से एक ही फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ C अल्फा टूटेगा तो ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा ही बनेगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करोगे इसके, तो प्रोडक्ट के मान को ऊपर रखेंगे NH+ और A- को, और रिएक्टेंट के मान को नीचे रखेंगे। पूरा पुट कर दिए। अब H+ के कॉन्सेंट्रेशन आपके पास C अल्फा है, ये C अल्फा है, और यहाँ पे C- अल्फा रखोगे, कहोगे वाटर कहाँ गया। तो याद रखो वाटर के भी H+ टूटते हैं, लेकिन वाटर के H+ बहुत कम अमाउंट में टूटते हैं। आपको दिखा भी देंगे कितना होता है, वो आगे प्रूफ भी किया हुआ कितना अमाउंट में निकलता है। तो H+ का डिसोसिएशन जो वाटर के अंदर होता है वो बहुत कम है, वाटर के अंदर H+ के अमाउंट बहुत कम होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि पूरे रिएक्शन के अंदर वाटर के अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज ही नहीं है। आप एक रिएक्शन को एसिड के अंदर वाटर के अंदर एक रिएक्शन करवा रहे हो एसिड डाल के, तो वाटर के अंदर तो वाटर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा लार्ज है, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर वाटर के अंदर कोई चेंजिंग भी आई है। आपको वाटर लगेगा कि कांस्टेंट है, पहले जितना था अभी भी आपको उतना ही दिखेगा। तो वाटर के सिंस कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है ज्यादा, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट जनरेट करते हैं जिसका नाम है K। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। और यहाँ वैल्यू पुट कर दो C अल्फा C अल्फा, और फाइनली इसको जब सॉल्व कर दोगे तो इतना आपके पास आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बटे में 1 - अल्फा। तो अगर मान लो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर ये अल्फा बहुत छोटा है, मतलब कम डिसोसिएट हुआ, मान लो कि बहुत कम डिसोसिएट हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं K = डायरेक्ट बोल सकते हैं C अल्फा स्क्वायर। और अल्फा की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, √K बटे में C हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो देखो इसमें होता क्या है
हम लोग देखो इसके जो जब लोग जैसे वाटर डाइल्यूशन करते हैं, हमको यही बात हम प्रूव करते हैं, जैसे हम लोग डाइल्यूशन कर रहे होते हैं, ऑस्टवाल्ड देखो साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, आप लगातार डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो, तो वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करने से कॉन्सेंट्रेशन तो पर यूनिट वॉल्यूम तो कम होते चला जाएगा, क्योंकि आपने वाटर के लेवल को सीधे बढ़ा दिया है। तो जहां पर मान लो कि एक वॉल्यूम में 2 यूनिट प्रेजेंट होंगे कॉन्सेंट्रेशन किसी भी पार्टिकल्स का, अब वाटर आपने दुगना कर दिया, तब उसी वॉल्यूम में तो अब सिर्फ 1 यूनिट प्रेजेंट होंगे, यानी पर यूनिट आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होते चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अल्फा की अगर सी की वैल्यू अगर आपके पास कम होगी तो ये इसके देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी मतलब कि डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो इसलिए ऑस्टवाल ने क्या किया था कि अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव भी कर दिया था कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। इसलिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाया जा सकता है। तो सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग एसिड पढ़ते हैं, सेम उस तरीके से हम लोग बेस के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी Kb इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। Kb इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, तो वही B प्लस OH माइनस और नीचे BOH होगा। वहां पर फिर से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो कांस्टेंट मान के चलेंगे हम लोग। अब देखो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ देखो वाटर का मतलब क्या होता है, अगर सपोज कि आपके पास प्योर वाटर है, एकदम प्योर है, उसके अंदर कोई भी चीज मिक्सिंग नहीं है, तो प्योर वाटर को बहुत पुअर कंडक्टर मानते हैं, क्योंकि प्योर वाटर में आप लोग जानते भी हो कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास भी करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम उसके आयन प्रेजेंट होते हैं। तो प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जल्दी भी नहीं करता क्योंकि उसके आयन ही नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि ये आयोनाइज तो होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, आपको बता भी देंगे कि कितना कम अमाउंट में आयोनाइज होता है, आप लोग इसको कैलकुलेशन भी कर लोगे। तो मान लो बहुत कम अमाउंट में आयोनाइज हुआ है H प्लस और OH माइनस में, मान लो कि 100 लेके चले थे, तो सपोज कि मेरे पास 99% ऐसे ही रह गया, 1% मान लो आयोनाइज हो गया। तो वाटर के अंदर जो यहाँ पर आयोनाइज हुआ है इसको हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अप्लाई करोगे तो H प्लस OH माइनस और वाटर को नीचे पुट करोगे और देखेंगे पूरे रिएक्शन के अंदर वाटर तो बहुत कम आयोनाइज हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं पुअर होता है, बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि वाटर ज्यादा आयोनाइज हुआ भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये H प्लस और OH माइनस। तो देखो इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट जो आपके पास वाटर होता है यही आपके पास K हो गया और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हो गया इसके कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरे को कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट। और आयनिक प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन। यानी H प्लस आयन OH माइनस आयन का जो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। अब एक चीज और देखो, डिसोसिएशन ऑफ वाटर टेक प्लेस टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए इसको कांस्टेंट कर दिए और इसलिए यहाँ पर K इंटू कॉन्स्टेंट और जिसको नाम दिया गया KW। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को KW से इंडिकेट करते हैं, जो कि इक्वल होता है H प्लस और OH माइनस के। और एक चीज और याद रखना कि KW की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, एंड इज कॉल्ड, इसलिए इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर्स भी कहते हैं। कांस्टेंट होती है, कितना होती है तो आप चाहेंगे निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज कांस्टेंट ओनली एट टेम्परेचर, मतलब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को घटा बढ़ा दोगे तो देखना और आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर टेम्परेचर और बढ़ा दीजिएगा तो और इसकी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, और मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर सकते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक चीज याद रखना इसमें और कि वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ना बढ़नी चाहिए। अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिए तो एकदम बिल्कुल फिक्स है, अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो इतना ही आयोनाइज होगा, फिक्स है उसका, टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करता है। तो मेनली हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, क्योंकि मेनली स्टैंडर्ड कंडीशन को 25 पे रखा गया। और 25 डिग्री सेल्सियस पर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि जब टेम्परेचर को 25 कर दे तो वहां पर H प्लस वाटर H प्लस कितना आयोनाइज हुआ और वाटर के अंदर जो OH माइनस था वो कितना आयोनाइज हुआ। तो देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली निकाला गया है कि अगर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वहां पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैलकुलेट किया गया और मालूम चला कि 1.00 10 की पावर -14 होता है, इतना आपके पास प्रेजेंट होता है। यानी KW की वैल्यू इतनी है, और KW को क्या लिख सकते हैं, H प्लस और OH माइनस के इक्वल लिख सकते हैं। और KW की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो H प्लस OH माइनस के इक्वल होगा, और इसको देख के क्या बोल सकते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जितना H प्लस है उतना OH माइनस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 की पावर जो -14 है तो इसका आधा आधा करके एक आधा H प्लस को दे दो और आधा OH माइनस को दे दो, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 की पावर -7 और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7। तो देख लो आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है तो वहां पर
H प्लस कितना वाटर के अंदर आयनाइज हो रहा है, सिर्फ 10 की पावर -7। 10 की पावर -7 आप भी समझिए कि कितना हो गया, 1/7 जीरो पुट करोगे और डिवाइड करोगे तो 0.000, मतलब उतना ही पार्ट सिर्फ H प्लस आयनाइज हो रहा है वाटर के अंदर, मतलब 100% में उतना आयनाइज हो रहा है, तो लगभग उसको ना के बराबर माना गया है। और OH माइनस का भी चेक आपके पास कर लो तो 10 की पावर -7 ही आता है। अब देखो इसके अंदर टेम्परेचर पर वही चीज बताया, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो KW बताया जाता है कि इंक्रीज कर जाता है। KW की वैल्यू अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई जरूरी नहीं कि 10 की पावर जो -7 हम जो लिख के अभी आए हैं वो सिर्फ 25 पर काम करेगा, 25 से ऊपर करोगे तो फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। KW इंक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों हो जाती है, क्योंकि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगे, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि H प्लस का नंबर वही नहीं रहेगा। अब देखो इसमें हम लोग यहाँ पे एक चीज आपको कैलकुलेट करके आपको दिखाएं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर आखिर होता कितना है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, कितनी आयोनाइज होती है, ये तो हम लोग आयनिक प्रोडक्ट से कैलकुलेट किए हैं। अब यहाँ पर हमको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर ये अगर आपके पास वाटर है तो आयोनाइज होगा तो H प्लस OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और हम लोग मान के चलते हैं कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है C है 0 वही पीछे की तरह हमेशा, और ये चीज तो आप निकालोगे KW, तो KW की वैल्यू आप कितना पुट कर सकते हो, H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और ये दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो C² अल्फा स्क्वायर। अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें पता है कि KW की वैल्यू इतनी होती है, और हमें ये भी पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मास ऑफ वाटर को भी कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि यहाँ से आएगा 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास 1 लीटर, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन पर 1 लीटर आपके पास सोल्यूशन होता है, तो 100 ग्राम आपके पास क्या होता है, मास ऑफ वाटर रिप्रेजेंट होते हैं। तो 100 ग्राम मान लो कि अगर आपके पास वाटर का मास है, अगर मुझे चेक करना है कि वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देंगे हम लोग, N/V होता है। तो वॉल्यूम तो आपके पास 1 लीटर प्रेजेंट है, मास आपके पास 1000 ग्राम है, तो वाटर के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स निकल जाएगा। तो फाइनली देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो 55.5, 1000/18 से डिवाइड कर दोगे तो 55.5 आपके पास आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हो जाती है 55.5 हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया हम लोग, किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने जाएंगे इसके अंदर, तो K की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, K की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद C² अल्फा स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर लिख दिया गया, अल्फा स्क्वायर की हमको वैल्यू कैलकुलेट करना, अल्फा को यहाँ पर रख दो। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो आपको बता चुके हैं 55.5, सब कुछ रखने के बाद कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा, अल्फा की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁻⁹। ये जो आपके पास आंसर है ये क्या बता रहा है कि वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना आयोनाइज हो रहा है, कितना वो ब्रेक हो रहा है H प्लस और OH माइनस के अंदर, वो 1.8 × 10⁻⁻⁹ होता है, ये इतना आयोनाइजेशन होता है। और KW क्या बताता है, H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट बताता है वो है। और अल्फा क्या बताता है, अल्फा ये बताता है कि 25 पर आपने कितना H प्लस को डिसोसिएट, सॉरी H2 को कितना डिसोसिएट करती है H प्लस और OH माइनस के अंदर। तो देखने से आपको अच्छे से तरह समझ में आ गया होगा कि अल्फा की वैल्यू काफी छोटी है, इसका मतलब है कि बहुत कम अमाउंट ही डिसोसिएट हो रही है, इसलिए इसको लगभग कांस्टेंट मान के चले थे हम लोग। अब देखो पीएच के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत बार पीएच कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है, तो उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, पहले बताओ कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन अगर बात करेंगे तो क्या होगा। तो कहते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करता है एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड टू द एक्सप्रेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो अगर तुमको पीएच सॉल्यूशन को बताना है तो पीएच सॉल्यूशन पहले बताता है कि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, ये दोनों में से किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। कैसे, तो ये कहता है कि हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा 10 टू द पावर क्या, तो माइनस नेगेटिव पावर, और एक नेगेटिव पावर है और उसका मैग्नीट्यूड जब हम कैलकुलेट करते हैं उसी को बोलते हैं पीएच वैल्यू। यानी कि जो नेगेटिव जो आपके पास जो x है ना, तो नेगेटिव को छोड़िए इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप जो x की वैल्यू जो निकालोगे उसी को बोलते हैं पीएच सॉल्यूशन। फिर से देखो समझा रहे पीएच का मतलब क्या है। पीएच का मतलब है कि आपके पास जो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड, यानी कि नेगेटिव पावर जो कि 10 के ऊपर रेज किया गया है, ठीक है। तो 10 के ऊपर कितना रेज किया गया नेगेटिव पावर, तो हम मान लेते हैं -x रेज किया गया है, और इसी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है H प्लस।
मतलब इसी अमाउंट को कहा गया H प्लस को कहा गया। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पीएच का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है पीएच स्केल। तो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को देखो कैसे डिफाइन किया गया पीएच स्केल पे। हम लोग मान लेते हैं कि जो X है उसको फिलहाल के लिए उसी को पीएच कहते हैं, तो उसको पीएच इक्वल टू मान लिया X। इसको हमको अगर कैलकुलेशन करना होगा तो देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग के दोनों तरफ लॉग ले लो, इस दोनों इक्वेशन में इसमें भी लॉग ले लो और यहाँ पर भी लॉग ले लो। पर अगर लॉग लेंगे तो आपके पास ये लॉग हाइड्रोनियम आयन हो गया और ये -x को तुम बाहर निकाल दोगे तो log 10 हो जाएगा। केमिस्ट्री में log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, log हाइड्रोनियम आयन हो गया आपके पास। और माइनस को भेज दोगे इस साइड तो आपके पास सिर्फ x बचेगा और x की वैल्यू पुट करो, x तो माने थे pH को, तो pH इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -log H3O+। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं pH का अगर हमको डेफिनेशन बताना होगा pH ऑफ सॉल्यूशन किसको कहते हैं, या तो ऊपर वाला बोलो ये भी है सही, या तो ऐसे ही बोल सकते हो pH of solution may be also defined as the negative logarithm of the hydronium ion। हाइड्रोनियम आयन का जो नेगेटिव लोगारिथम निकालते हो उसी को pH कहा जाता है। तो pH is equal to -log H प्लस, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस को पॉजिटिव करने के लॉग को क्या करते हैं 1/H प्लस कर देते हैं, लॉग पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि pH सॉल्यूशन क्या है वो तो समझ में आ गया। pH सॉल्यूशन आपके पास बताता है कि नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। लेकिन pH देखो स्केल भी होता है, pH स्केल फिर क्या होता है, तो pH स्केल में हम लोग मेजर करते हैं कि आपके पास गिवन जो भी सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेसिक है, किसके बेसिस पे मेजर करते हैं, वो कुछ पॉइंट होता है, कुछ नंबर होता है, उसी के बेसिस पे मेजर किया जाता है। तो जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं कि pH को क्या लिख रहे हैं, -log H प्लस लिख रहे हैं। इस तरीके से POH को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सेम ही चीज लिखेंगे, बस आगे माइनस लगा देना। PKA को क्या लिखेंगे तो सेम ही कुछ लिखेंगे, कुछ अंतर नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर -log K लिख देना होगा। PKB को लिखना होगा तो -log लिख दो और यहाँ पर KB पुट कर दो। देखो H प्लस है जो OH माइनस होंगे वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई नंबर होंगे तो नंबर के लिए ब्रैकेट क्या देना है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक रिलेशन आता है, देखो रिलेशन कौन सा वो है। अगर मान लो कि मेरे पास KW में जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस के इक्वल होता है, और इसी में हम क्या कर रहे हैं लॉग लेने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर लॉग ले लोगे तो log KW होगा और log M इंटू N पे टूट जाएगा जो कि log M प्लस N के इक्वल होगा। हम तीनों में क्या कर रहे हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो -log KW को क्या बोलते हैं, यार देखो इसी तरीके से देख लो। अगर मान लो कि यहाँ पर -log KW लिखा है इसका मतलब PK के पावर W लिखा हुआ है, -log H लिखा हुआ है इसका मतलब है कि pH की वैल्यू है, -log OH लिखा हुआ है इसका मतलब POH की वैल्यू हो गया। तो एक क्या रिलेशन एक और मिलेगा हमको, PKW इक्वल हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के इक्वल होता है फॉर न्यूट्रल वाटर। तो फिर अगर हम एक और कंडीशन बात करें कि अगर मान लो कि मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ रिलेशन है इसमें, तो एक रिलेशन होता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW की वैल्यू इतना होती है मुझे पता है, और PKW का फॉर्मूला क्या होता है -log KW कर देंगे और KW की वैल्यू ये वाला पुट कर दोगे यहाँ पर तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि PKW की वैल्यू होगी 14, यानी 25 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है तो याद रखना है कि PH प्लस POH ये दोनों का जो सम होता है वो 14 के इक्वल होता है 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर। और सपोज कि कभी हम लोग को कैलकुलेशन करते वक्त pH की वैल्यू 7 से कम आ गया तो हम लोग बोलेंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। pH की वैल्यू अगर 7 से ग्रेटर आ जाए वो बेसिक सॉल्यूशन है, ये तो आपको पता होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। अब देखो न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स में लोग इसके ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद ये आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिक यही चीज रहता है pH के बारे में, और एक बफर सॉल्यूशन भी होता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इजी टॉपिक है, उसके लिए स्टेटमेंट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया हुआ है, आपको pH वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो pH वैल्यू मुझे पता है, pH वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -log लिखोगे H प्लस लिखोगे, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पहले से मेरे पास गिवन है 10 टू द पावर कितना -3 है, इस -3 को बाहर निकालोगे तो +3 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1, यानी pH की वैल्यू हो गई 3। अगर pH की वैल्यू आपके पास 3 हो गई तो गिवन सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अब मान के चलो कि मेरे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ इतना 5 × 10 टू द पावर -2, और कहेगा कि आप pH कैलकुलेट करके दिखाओ। इजी है, pH इज इक्वल टू -log H प्लस, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, पुट करने के बाद m × n टूट जाएगा, ये log m प्लस log n कर लोगे, log 5 प्लस log 10 टू द पावर -2,
पावर बाहर निकालोगे तो यही हो जाएगा -2 निकलेगा, और फाइनली बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 माइनस log 5, और log 5 की वैल्यू आपके पास 0.6989 होती है। देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेशन कैसे करेंगे लोग। हम लोग को क्या करना, मालूम मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड को कैलकुलेशन करेंगे, उसके पीएच वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास है कि 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन हमारे पास है। तो 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन के लिए अगर हमको पीएच फाइंड करना है तो पहले चेक करो कि H+ कितना निकलेगा, क्योंकि सारा फॉर्मूला तो H+ के ऊपर है। तो 0.1 मोलर है तो जाहिर सी बात है कि 1 से 1 ही बन रहा है, तो 0.1 से भी 0.1 ही फॉर्म होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयोनाइज हो ही जाएगा। तो पीएच निकालोगे तो माइनस लॉग H+, और H+ की जगह पर क्या रखोगे 0.1, और 0.1 का लॉग निकालोगे जब तो 1/10 लिखोगे, 10 की पावर -1 लिखोगे, -1 बाहर यानी कि 1 हो जाएगा सिर्फ। अगर 10 टू द पावर अगर -3 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले तो चेक करो कि आपके पास है क्या, HCl है तब ठीक है, HCl तो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन बताना है तुम लोग को, अगर सपोज कि मेरे पास 10 टू द पावर -7 अगर प्रेजेंट है, 10 टू द पावर -7 मोलर HCl है, तो आपको चेक करना है इसका पीएच वैल्यू कितना होगा। सेवन 10 टू द पावर -7 अगर है हमारे पास तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा। अगर डायरेक्टली निकालोगे तो HCl लिखोगे यहाँ पर, और H+ लिखोगे और Cl- लिखोगे। अगर ये 10 टू द पावर -7 लेके चलेंगे तो ये भी 10 टू द पावर -7 ही बनेगा, और 10 टू द पावर -7 का लॉगरिथम निकालोगे तो -7 आगे प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगर 10 टू द पावर अगर -7 अगर हम लेके चले हैं और आप बता दिए कि उसका पीएच वैल्यू 7 है, तब तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल होना चाहिए तो फिर HCl कहाँ गया, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर गलत ही हो रहा होगा ना, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 10 टू द पावर -7 HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात अगर आपके पास एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, भले ही कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन HCl तो है आपके पास। HCl जब उसके अंदर प्रेजेंट है एक्वस में, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पीएच की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए थी। अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब आपका स्केल गलत है, क्योंकि एसिड है तो वही 7 से तो कम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ऐसे निकालेंगे तो डायरेक्ट गलत ही हो जाएगा। तो HCl आपके पास इस बार 10 टू द पावर -7 है। 10 टू द पावर -7 का मतलब बहुत छोटा अमाउंट है आपके पास HCl का है वाटर के अंदर। तो H+ तो आपके पास 10 टू द पावर -7 आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन आप जो HCl डाले वो तो वाटर के अंदर भी डाले हैं, तो वो वाटर भी तो आयनाइज होता है H+ में, तो कहोगे कि उसका तो कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है कि उसको काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, कितना कम है, तो मुझे पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर मुझे पता है कि H+ का वैल्यू आपको बताए थे कितना निकल के आया था। H+ का वैल्यू कितना था, -7 था, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था 10 टू द पावर -14 था। तो बताया था कि H+ का 10 टू द पावर -7 और OH- का 10 टू द पावर -7 था। तो समझो यहाँ पर कि जब आपके पास एसिड इतना कम दे दिया गया, यानी कि 10 टू द पावर -7 है, तो उसके कंपैरिजन पहले हम लोग क्या करते थे कि वाटर के H+ काफी कम था, तो हम लोग नहीं भी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, कि 0.00001 ना भी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार कम लिया गया है, जो कि लग रहा है कि H+ के वाटर के H+ के अमाउंट के ही इक्वल है। इस बार वाटर के H+ को भी काउंट करना पड़ेगा, के H+ काउंट करना पड़ेगा। इस बार दोनों के H+ को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर भी आयोनाइज होता है, बहुत कम हो रहा है। तो आपके पास जो एसिड है वो भी तो क्वांटिटी बहुत कम है, उसका भी तो H+ बहुत कम है। तो इस बार H+ वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि H+ का अमाउंट भले ही कम है लेकिन उस एसिड से कम नहीं है, इसलिए इस बार हम दोनों को ऐड करके आंसर देंगे। तो यहाँ पर वाटर का भी H+ 7 काउंट होगा 10 टू द पावर -7, और एसिड का भी काउंट होगा 10 टू द पावर -7। दोनों को ऐड करोगे तो 2 × 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, और उसका जब पीएच कैलकुलेट करोगे तो 7 - log 2 हो जाएगा, जबकि 7 में से घटाओगे log 2 का मान तो जाहिर सी बात है 7 से कम हो जाएगा, तो फिर से वो एसिड हो जाएगा। तो इसलिए तब जाके आपका पीएच स्केल एक तरीके से सही होगा, नहीं तो फिर तो यहाँ पर गलत साबित हो जाएगा कि एसिड डालने के बावजूद भी पीएच स्केल क्यों बता रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो एक नोट्स लिखा हुआ है, when the concentration of a strong acid is less than 10 to the power -6, कभी भी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 से अगर कम लिया गया है, तो वहां पर वाटर के भी H+ को काउंट करना पड़ेगा, और वहां पर आपको आंसर देने से पहले दोनों का कॉन्सेंट्रेशन को काउंट करना पड़ेगा। वाटर भी काउंट होगा और एसिड का भी H+ काउंट होगा, दोनों को ऐड करके फाइनल नंबर लॉग निकालेंगे। अगर सपोज कि इस बार आपके पास डाइप्रोटिक एसिड है, मतलब इस बार जो H+ निकलने वाला है वो 2H+ निकलेगा।
तो 10 टू द पावर -2 का आपसे कहें कि बताओ पीएच वैल्यू क्या होगा। मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -2 मोलर है। फिर से क्या करोगे, H2SO4 को ब्रेक करोगे, 2H प्लस आयन और सल्फेट आयन टूटेगा। डायरेक्ट इसको देख के आंसर नहीं देना क्योंकि इस बार मेरे पास डाइप्रोटिक एसिड है। तो एक से ये 2 बन रहा है, तो 10 टू द पावर 2 लोगे तो इसका भी डबल बनेगा ये। तो इतना बनने के बाद फिर हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे उसका, तब जाके ये वैल्यू को पुट करोगे तो जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा डाइप्रोटिक एसिड के लिए। देखो इस बार थोड़ा कंडीशन अलग है, आपको पीएच तो कैलकुलेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस पर, बट यहाँ पर एसिड नहीं दिया हुआ, बेस दिया हुआ है। मतलब एक बेस के लिए आपको पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सब निकल जाएगा आपका। बेस है तो चलो उसको एक्वस में डालो, Na प्लस OH माइनस टूट जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दो, कितना है 10 टू द पावर -2। तो Na भी बनेगा उतना ही और OH भी बनेगा उतना ही। मुझे पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 टू द पावर -40। हम यहाँ पर OH की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। तो OH की वैल्यू को पुट कर दिए तो यहाँ से H प्लस की वैल्यू फाइंड कर लिए, 10 टू द पावर -12 है। तो 10 टू द पावर -12 H की वैल्यू निकल गई H प्लस की, तो पीएच भी निकाल देंगे अब यहाँ से। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस लॉग लिखोगे H प्लस और फिर से वही H प्लस का वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, तो 10 टू द पावर -12 रखोगे तो 12 बाहर आ जाएगा। और अगर देखो अगर मान लो कि मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिया गया 10 टू द पावर -2 है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको पहले तोड़ दो। यहाँ पे Ca2 प्लस 2OH माइनस में टूट जाएगा। आपके पास यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो है ना वो 2OH माइनस है, तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट वाला फिर यूज करना और OH की जगह पर कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दो इतना, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के और फिर वहां से हम लोग पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक भी रहेगा तभी वहां से कैलकुलेशन हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे फाइंड किया था, ये आपके पास टोटल कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में और कुछ खास होता नहीं है इसके अंदर, यही सब कुछ पीएच मेन आपके पास होता है। बाकी जो भी आपके पास है, जैसे कि एक आपके पास बफर सोल्यूशन होगा, वो स्टेटमेंट होगा, आपको हम एक वीडियो देंगे, आप उससे पढ़ लोगे तो टोटल क्लियर हो जाएगा। वो सिर्फ क्या स्टेटमेंट पे है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपके पास रहेगा तो एसिड को ऐड करने से बफर मतलब पीएच चेंज में, पीएच के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग एसिड को ऐड करें चाहे बेस को ऐड करें तो उसके अंदर पीएच पे कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। तो ये सब क्या है, डेफिनेशन टाइप के हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला कोई लेसन स्टार्ट करेंगे, या तो होगा सॉलिड स्टेट होगा और नहीं तो कोई फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेसन होगा।